everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you're watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, endometriosis. And to discuss that we have Dr. Sofia Umair Bajwa with us. She's a laparoscopic surgeon and IVF specialist. Assalamu alaikum Dr. Sofia. वेलकम टू हेल्थ टॉक. थैंक यू. डॉक्टर सोफिया, जैसे कि मैंने बात की, अवेयरनेस नहीं है. एंडोमेट्रोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो खवातीन में आजकल बहुत ज्यादा पाई जा रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि एंडोमेट्रोसिस है क्या. देखिए, एंडोमेट्रियोसिस फीमेल्स में एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम होती है. गायनेकोलॉजिकल एक बहुत कॉमन इशू है. इसमें जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है, जिसको मेडिकली हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, जब वो यूट्रस के बाहर और जगह पे ग्रो करती है तो उसकी वजह से जो खवातीन को मसला होता है उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. ठीक है. इन खवातीन में सबसे कॉमनली ये एंडोमेट्रियम ग्रो करती है ओवरीज में, यानी कि अंडेदानियों में. तो सबसे जो कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस देखा गया है वो ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स बन जाती हैं. ठीक है. उसके अलावा यूट्रस के बाहर ट्यूब्स के अराउंड और ओवरीज के बाहर वाली जगह पे भी मुख्तलिफ जगहों पे ये एंडोमेट्रियम ग्रो करती है. और जब एक औरत को मंथली साइकिल आता है तो जैसे वो मंथली साइकिल में ब्लीडिंग होती है तो जहां जहां ये लाइनिंग होती है वहां वो ब्लीड करती है. तो एंडोमेट्रोसिस पीसीओएस रिलेटेड है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बीमारियां हैं. इन दोनों में ओवरीज में सिस्ट्स तो होती हैं, लेकिन उनकी नोयत डिफरेंट होती है, उनके मसाइल डिफरेंट होते हैं, उनका इलाज डिफरेंट होता है. लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनको एंडोमेट्रोसिस होता है लेकिन वो कहते हैं हमें पीसीओएस है. तो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? देखिए, सिम्टम से डायग्नोज करते हैं. दोनों जो बीमारियां हैं उनकी अलामात डिफरेंट होती हैं. जैसे पीसीओएस में वेट गेन होता है, चेहरे पे बाल आते हैं, पीरियड साइकिल इरेगुलर होता है, आजकल सबको ही पता है. एंडोमेट्रियोसिस में पीरियड्स में पेन होती है. एंडोमेट्रियोसिस इज इक्वल टू पेन. ठीक है. सो इन खवातीन में अमूमन देखा गया है कि पीरियड्स के डेज में काफी सिवियर पेन होती है और अल्ट्रासाउंड पे अमूमन एंडोमेट्रियोसिस में सिस्ट्स भी नजर आती हैं. लेकिन ये थोड़ी एक अजीब सी बात एंडोमेट्रियोसिस की ये है कि कुछ खवातीन में बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट्स होती हैं लेकिन उनको पेन नहीं होता. ठीक है. उनको अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि उनको चॉकलेट सिस्ट है या एंडोमेट्रियोसिस का मसला है. और कुछ खवातीन में कोई सिस्ट नहीं होती लेकिन उनको बहुत पेन होती है. तो इसलिए कुछ पेशेंट्स का डायग्नोसिस ये बनता ही लेप्रोस्कोपी पे है. उससे पहले डॉक्टर्स को जो अलामात पेशेंट बताते हैं पेन रिलेटेड, उनसे शक होता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. अच्छा डॉक्टर सोफिया, की बीमारी ऐसी है जिसमें मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं खवातीन को, तो ऐसे कौन से मसाइल हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और खवातीन को पता ही नहीं चलता? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस से कुछ खवातीन को अनबेरेबल पेन होती है. इस कदर पेन कि उनके लिए अपनी जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती है. एक तो पेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और दूसरा है इनफर्टिलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी होना. ठीक है. ये दो मेन मसाइल हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में पेशेंट्स को होते हैं. तो वो खवातीन जिनको एंडोमेट्रोसिस है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या हो सकती हैं? जी, मेजॉरिटी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स अगर आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो वो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो प्रेगनेंसी अचीव कर लेती हैं. इसमें सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क में ये है कि इसमें बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे गलत इलाजों से गुजरते हैं. ऐसा ही है. एंडोमेट्रियोसिस में जब आपको सिस्ट बन गई है तो देखिए, आप अपनी अगर एक अनमैरिड बच्ची है, अगर उसको इतनी ज्यादा उसको पेन है चॉकलेट सिस्ट में तो उसको सर्जरी करानी पड़ेगी. ऐसा ही है. या कि एक अनमैरिड लड़की है या इवन मैरिड खातून है, अगर सर्जरी करानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सर्जरी किसी ऐसे डॉक्टर से कराएं तो जो एक औरत की फर्टिलिटी को समझता हो. कि एक औरत है, उसकी सर्जरी होने लगी है, उसके अभी बच्चे नहीं है, उसने अपनी फैमिली प्लान करनी है, उस हिसाब से सर्जरी की जाए. तो राइट डॉक्टर जो है वो चूज करना कितना जरूरी है इस प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज़ इट्स अ बिग वन? जी, मेरे पास जो बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना जिन्होंने गलत जगहों से सर्जरी कराई होती है, वो काफी हद तक अपनी फर्टिलिटी को खराब करके आते हैं. ठीक है. क्योंकि देखें, अगर आप एक ऐसे सर्जन से सर्जरी कराएंगे जो इस चीज की अहमियत को नहीं समझता, तो एक ओवरी में सिस्ट है तो सर्जन अमूमन उस पूरी की पूरी ओवरी अंडेदानी को ही निकाल देते हैं, जिससे एक औरत की फर्टिलिटी काफी हद तक जाया हो जाती है. सो एक ऐसे डॉक्टर से आप सर्जरी कराएं जो फर्टिलिटी को समझता हो कि कल को बच्चे होंगे तो जो मैक्सिमम बेहतरी हो सकती है ना वो की जाए. अच्छा डॉक्टर सोफिया, एक सर्जरी का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस में. और दूसरा, मेडिसिन जो प्रेगनेंसी के लिए इन खवातीन को दी जाती हैं, अगर इन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मेडिसिन दी जाएंगी जिनसे ओवरीज में एग्स बनते हैं, उससे एंडोमेट्रियोसिस फ्लेयर अप होता है और चॉकलेट सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती हैं. तो एंडोमेट्रियोसिस को वाले जो पेशेंट्स हैं उनको चाहिए एक तो कि बहुत अच्छे समझदार डॉक्टर को वो दिखाएं और वो लिमिटेड सर्जरी अगर उनको जरूरत है तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से करवाएं और उसके बाद लिमिटेड ट्रीटमेंट लें और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें. प्रेगनेंसी के लिए जो एग बनाने वाली मेडिसिन हैं वो ना लें. और अगर उसके बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये पेशेंट्स टाइमली अगर आईवीएफ करवा लें
तो इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो नेचुरल कंसीव आईवीएफ के जरिए, सॉरी नॉट नेचुरली, बहुत सारे तो नेचुरल भी कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो आईवीएफ के जरिए कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस में अगर मैं बात करूँ ना, तो जिन लड़कियों को खासतौर पर पीसीओएस है या एंडोमेट्रोसिस भी होता है, उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स पर डाल दिया जाता है। तो हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बर्थ कंट्रोल पिल का कि नहीं लेनी चाहिए, आपकी उम्र नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं मानते, खासतौर पर माएँ। तो इस हवाले से क्या अवेयर करना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने मेरे से पूछा, और इसका जवाब ये है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स सिर्फ बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं होती। बर्थ कंट्रोल पिल्स एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, पीरियड्स में पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, हैवी पीरियड्स को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, इर्रेगुलर साइकिल को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। ऐसी पिल्स हैं जो चेहरे पे बाल आते हैं, एक्नी होती है, उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये बात बहुत एजुकेट करती हूँ कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उनका बर्थ कंट्रोल के अलावा भी उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आपको राइट तरीके से उनको खिलाया जाए तो आपको उनसे फायदा हो सकता है। और जब एक औरत की पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है, लाइक 11, 12, 13 साल की उम्र से बर्थ कंट्रोल पिल आप एक लड़की को साइकिल रेगुलेट करने के लिए दे सकते हैं, अप अंटिल जब तक मेनोपॉज की एज नहीं आती। लेकिन उसकी राइट टाइप और उसका राइट तरीकेकार जो है ना, वो बड़ा अहम है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपने पिल लेनी है तो कैसे लेनी है। अच्छा डॉक्टर सोफिया, एंडोमेट्रोसिस पेन और नॉर्मल पीरियड पेन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो नॉर्मल पीरियड पेन होती है ना, वो अमूमन खवातीन को होती है जब उनका पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है। जब एक लड़की को फर्स्ट पीरियड आता है तो अगर उनको पीरियड पेन होती है और होती रहती है थ्रू आउट लाइफ, तो ये किसी हद तक एक पेन है जिसमें जरूरी नहीं है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस की पेन कुछ अरसे के बाद, शुरू में कुछ अरसा साइकिल्स ठीक रहे, कुछ साल तक बिल्कुल पीरियड में पेन नहीं होती थी, लेकिन रिसेंटली कुछ अरसा हो गया कि अब पीरियड में पेन होना स्टार्ट हो गया। इसमें शक होता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो इस तरह करके उन पेन और पेन की नोयत जो है ना, वो फर्क होती है। उसका स्टार्ट होता है, एंडोमेट्रियोसिस की जो पेन है वो पीरियड्स के साथ स्टार्ट होती है, और जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो अमूमन वो पेन जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, आपने सिम्टम्स की बात की है अभी, ऑब्वियसली ये एंडोमेट्रोसिस के ही सिम्टम्स हैं। तो फर्स्टली जब आपको एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं तो पहला स्टेप किसी भी पेशेंट को, किसी भी लड़की को क्या लेना चाहिए? पहला स्टेप तो यही होता है कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है, एक बेसिक पेल्विक अल्ट्रासाउंड आप करवा लें, और उसके बाद एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को आप रुजू करें, ठीक है। और अगर तो अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई सिस्ट्स आ रही हैं तो वो पता चल जाएंगी, और अगर नहीं भी आ रही और फिर भी आपको लेकिन पेन है, तो उस हिसाब से अगर आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए उस पेन को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या आता है जो कि इजीली अफोर्डेबल है सबके लिए? इसमें जैसे कि हम बर्थ कंट्रोल पिल्स की बात कर रहे थे, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में बहुत दफा बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं और उनको ब्रेक के बगैर देते हैं ताकि हर माह एक औरत को पीरियड साइकिल ना आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करती है। तो जब मंथली साइकिल आता है, तो जब पीरियड्स होते हैं, तो वो साइकिल जहां जहां वो लाइनिंग होती है वो ब्लीड करती है। ठीक है, हर माह वहां से ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से चॉकलेट सिस्ट बनती हैं, पेन जो है वो वर्स होती है। तो अगर आप मंथली साइकिल को रोक देंगे ना, उससे एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स में जो ब्रेक वाली पिल्स हैं वो नहीं लेंगे और वो कंटिन्यूअस आप लेते रहेंगे ताकि आपको साइकिल एवरी 3rd मंथ आ जाए, लेट्स से, उससे काफी हद तक एंडोमेट्रियोसिस को आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम है जो मैं बताना चाहूंगी कि अगर सिस्ट्स बनी हुई हैं तो वो सिस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। चाहे अनमैरिड लड़की है या अभी वो जो भी उसकी स्टेज ऑफ लाइफ है, अगर उसको चॉकलेट सिस्ट का प्रॉब्लम है, इनको हम उर्दू में मवाद वाली थैलियां कहते हैं और इंग्लिश में इनको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। सो ये वो सिस्ट होती हैं जिनको ना रिमूव करके और उसके बाद इन पेशेंट्स को बर्थ कंट्रोल या टैबलेट्स होती हैं जिन पर डाला जाता है जिससे एंडोमेट्रियोसिस उनका कंट्रोल रहे, जब तक ये खवातीन प्रेगनेंसी नहीं प्लान करती। प्रेगनेंसी की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स के लिए साइकिल रुक जाता है और एंडोमेट्रियोसिस उससे शट डाउन हो जाता है। ठीक है, सो जब तक ये खवातीन प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती अपने लाइफ के जिस स्टेज में, तब तक नहीं जाती, तब तक इनको एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करना और उसको अंडर कंट्रोल रखना बहुत अहम होता है। अच्छा डॉक्टर सोफिया, अभी आप ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, तो सर्जरी एक ऐसा वर्ड है जिससे सुनते ही मेरे ख्याल में लोग परेशान हो जाते हैं और सबको डर लगता है कि भाई सर्जरी, तो सर्जरी किस स्टेज पर जाकर करनी चाहिए? मतलब कब आपको लगता है कि सिचुएशन वर्सन है, अब आपको सर्जरी की जरूरत है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस में पहली अप्रोच तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ही देते हैं हम पेशेंट्स को, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ता। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, अगर ओवरीज में सिस्ट बनी हुई है तो मेडिसिन से आप सिर्फ उस पेन को दबा रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे। ठीक है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करें, उसमें आपको सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस हद तक कोशिश हो
ओपन सर्जरी यानी कि लेप्रोटमी से बचें और लेप्रोस्कोपी करवाएं। एक ऐसे डॉक्टर से सर्जरी करवाएं जिसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्किल्स अच्छे हों, ठीक है, एक बात, और दूसरा वो फर्टिलिटी की इंपॉर्टेंस को समझता हो। देखिए मुझे ये बात बहुत अहम लगती है कि ये सर्जरीज जनरल सर्जन्स को नहीं करनी चाहिए, ये सर्जरीज गायनेकोलॉजिस्ट को करनी चाहिए और खास तौर पर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को करनी चाहिए। तो इसलिए जिस हद तक हो सके आप लेप्रोस्कोपिक यानी कि की होल सर्जरी कराएं, छोटे कट वाली सर्जरी, उर्दू में आजकल लेजर वाली सर्जरी कहा जाता है। ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कट बहुत छोटा लगता है, अमूमन सेम डे ही आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है या मैक्सिमम एक नाइट आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है। प्रॉपर प्रोसीजर है क्या लेप्रोस्कोपी में? देखिए ये बेहोशी में होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है, और इसके ऊपर पेट के अंदर 2 या 3 सुराख छोटे छोटे बनाए जाते हैं जिसके जरिए पेट में कैमरा डाला जाता है और उसके जरिए सर्जरी को किया जाता है। सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इससे पेशेंट बहुत जल्दी अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाता है। पेशेंट की रिकवरी बहुत क्विक होती है, मतलब पेनफुल नहीं है ज्यादा। हाँ जी, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट पेशेंट जाहिर है बाद में बेहोशी में होता है तो उस वक्त तो पता नहीं चलता। जब पेशेंट बेहोशी से बाहर आता है तो उसको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, लेकिन वो जल्दी ही उसी दिन चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, खाना पीना स्टार्ट कर देता है और बहुत जल्दी वो पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। सो आजकल लेप्रोस्कोपी का दौर है तो इसलिए पेशेंट्स को चाहिए कि वो लेप्रोस्कोपी करवाएं, ठीक है, और ओपन सर्जरी से वो बचें क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है जो कि पेशेंट्स को मैं एजुकेट करना चाहूंगी। ठीक है डॉक्टर सोफिया, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और उनको पहले भी प्रेगनेंसी से पहले अपनी मैरिड लाइफ से पहले एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम था, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो क्या डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम उनके कंटिन्यू रह सकती है या बीच में कोई मसाइल हो सकते हैं? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स के लिए पीरियड साइकिल रुक जाता है, तो एंडोमेट्रियोसिस का सबसे बड़ा इलाज प्रेगनेंसी होता है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, यही तो चैलेंज होता है कि इन खवातीन में बहुत दफा प्रेगनेंसी नहीं होती जी। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो काफी हद तक एंडोमेट्रियोसिस शट डाउन हो जाता है और इन खवातीन को मैं ये मशवरा देती हूँ कि आप अगला जो है ना बेबी डिले ना करें, आप अपनी फैमिली जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम ये है कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट परमानेंट हल यही है कि आप यूट्रस ओवरी सब कुछ रिमूव कर दें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये ऑर्गन्स चाइल्ड बेयरिंग के लिए। तो जब तक एक औरत की फैमिली नहीं कंप्लीट होती तब तक हमने इस सिस्टम को चलाना भी है और इसके साथ चलना है। सो तब तक अगर प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाती है तो मैं इनको कहती हूँ कि जाहिर है आप वक्फा लें थोड़ा बहुत जितना चाहिए मिनिमम, और उसके बाद नेक्स्ट बेबी प्लान कर लें। आप टाइमली अपनी फैमिली प्लान कर लें और बेबीज ले लें ताकि उसके बाद एटलीस्ट ये टेंशन ना हो कि अगर आप एंडोमेट्रियोसिस सिवियर है तो आप फर्दर सर्जरी करा सकें। तो डॉक्टर सोफिया, कितने % चांसेस होते हैं कि सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम वापस नहीं होगी, मतलब रीअकर नहीं हो सकती? देखिए मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये रिकर करती है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एंडोमेट्रियोसिस जिन खवातीन में अक्सर पेशेंट्स ये बहुत सवाल करते हैं कि मुझे ये क्यों हुआ। इसकी देखिए कोई ऐसा कोई रीजन बतानी बहुत मुश्किल है। कुछ फैमिलीज में एंडोमेट्रियोसिस होता है, जैसा कुछ फैमिलीज में पीसीओस होता है, तो कुछ में जैसा सिस्टर्स में मदर्स में एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है। और जो एक औरत की उम्र बढ़ती है उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ गुजरती है। रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज है एक औरत की तब स्टार्ट होती है जब उसको पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ था। तो जो उम्र बढ़ती जाती है और पीरियड्स आते जाते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स और ये मसाइल आते हैं। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ ये मसाइल जो है वो हम देखते हैं। और आजकल चूंकि पहले पुराने जमानों में हमने देखा था, जिस हमने अपनी अगर मदर्स के दौर में जाएं तो खवातीन बहुत जल्दी शादी करती थी और बहुत जल्दी बच्चे हो जाते थे, अर्ली 20s तक बच्चे हो जाते थे। आजकल खवातीन ज्यादातर टुवर्ड्स 30 शादी करती हैं, 30s इवन अप टू 40s में भी। तो चूंकि चाइल्ड बेयरिंग डिले हो गई है तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस भी डिलेड एज के साथ आता है। तो इसलिए ये मसाइल आजकल हम एंडोमेट्रियोसिस आजकल हम बहुत ज्यादा, ये वजह है कि हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बात की कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रीअकर हो जाता है, तो सर्जरी के बाद क्या केयर करनी चाहिए कि रीअकर ना हो एंडोमेट्रियोसिस? सर्जरी में आप एंडोमेट्रियोसिस की क्लियरेंस करवाएं और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट लें जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते। और वंस प्रेगनेंसी प्लान हो गई है तो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा आपका एंडोमेट्रियोसिस, और उसके बाद फर्दर बेबी को बहुत ज्यादा देर डिले ना करें। अच्छा, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं एंडोमेट्रियोसिस की, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि डाइट का भी बहुत रोल होता है इसमें, क्योंकि आजकल प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड बहुत कॉमन है। लड़कियों में भी क्या हर कोई जंक फूड ही प्रेफर करता है? नहीं, देखिए एंडोमेट्रियोसिस का स्पेसिफिकली डाइट के साथ लिंक नहीं है। जैसे पीसीओएस का लाइफस्टाइल के साथ ही लिंक है, उसमें बहुत ज्यादा वो वर्स होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस किसी हद तक एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, दूसरा बढ़ती हुई जैसे एज, जूजू एक औरत की पीरियड साइकिल आता जाता है साल हर साल गुजरते जाते हैं, तो उसके साथ साथ ये मसाइल नजर आते हैं। तो डायरेक्टली डाइट के साथ एंडोमेट्रियोसिस का लिंक नहीं है।
अच्छा, तो डॉक्टर सोफिया एज अ डॉक्टर ऐसे कौन से 3 गोल्डन टिप्स हैं जो आज आप हमारी ऑडियंस को देंगी जो एंडोमेट्रियोसिस से गुजर रही हैं? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। एक तो ये कि आपको सिम्टम से आइडिया होना चाहिए कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। इन खवातीन में जैसे मैंने बताया पीरियड पेन होती है, कई दफा बाउल मोशन पास करते हुए पेन होती है, यूरिन करते हुए पेन होती है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में पेन होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस मसले को समझें कि आपको हो सकता है। दूसरा अहम मसला ये है कि आपने एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना है जो इसको ट्रीट करना जानता हो। सबसे अहम है इसमें सर्जरी, कि आप सर्जरी अगर आपको जरूरत है तो एक ऐसे डॉक्टर से करवाएं जो फर्टिलिटी को अंडरस्टैंड करता हो, एक औरत के इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझता हो, जब तक उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हो जाती। और उसके अलावा बहुत अहम बात यह है कि ये खवातीन ओव्यूलेशन इंडक्शन ना लें, वो मेडिसिन ना लें जिसमें ओवरीज में एग्स बनाने के लिए होती है, उससे आपका एंडोमेट्रियोसिस वर्सन कर जाएगा। टाइमली अपने एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करें, टाइमली उसको ट्रीट करें ताकि टाइमली आप प्रेगनेंसी कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें ये होगा कि अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जनरल थोड़े बहुत सपोर्टिव इलाज से या नेचुरल प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस में नहीं होती, चाहे आपकी ट्यूब्स ओपन है, उसमें आप टाइमली आईवीएफ की तरफ जाएं, क्योंकि इससे पहले कि आपका वक्त और उम्र गुजर जाए। क्योंकि ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, सिस्ट बनी, सर्जरी कराई, फिर सिस्ट बनी, फिर सर्जरी कराई, फिर इतनी बड़ी सिस्ट बनी है। अब मैं उनको कहती हूँ, अब मैं आपका क्या कर सकती हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट थी आपकी फर्स्ट सर्जरी, अच्छी कराएं, एक सर्जरी, उसके बाद उसको कंट्रोल करें। कुछ अर्सा प्रेगनेंसी नहीं होती तो आईवीएफ की तरफ चले जाएं, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोफिया। नो डाउट आज का जो हमारा टॉपिक था काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी कि खवातीन को इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है बट वो डायग्नोस नहीं कर पाती हैं। तो आज के शो में हमने यही कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम को हम आपको बताएं कि आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोफिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।